हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपको पता है हम लोग रिवीजन क्लास पे वर्क कर रहे हैं। रिवीजन क्लास फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन की कोशिश कर रहे हैं और वो भी उस पे जो एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्स्टली जल्दी जल्दी से टॉपिक कंप्लीट करेंगे। टॉपिक खत्म होने के बाद फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर एमसीक्यू सेशन करेंगे हमारा टॉपिक खत्म होने के बाद। ठीक है, चलो देखो, कल हम लोगों ने ब्रांचेस करवा दिया था, आज है हमारा सेल जिसकी की थ्योरी, फंक्शन, स्ट्रक्चर सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। कल के सेशन पे बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं था, फिर भी चलो कोई बात नहीं है। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। फर्स्टली जब बात करते हैं कोशिका की, ठीक है, तो लैटिन भाषा में जो सेल का मतलब होता है वो होता है एक छोटा कमरा। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जीवन की आधारभूत संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई, यही क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में बहुत। क्या क्या कहलाती है? कोशिका, यानी कि शेल कहलाती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपका ये बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, अब देखो कोशिका की जब बात आएगी तो सबसे पहली बात आएगी इसकी खोज किसने की। ये सभी वो क्वेश्चन है जो एग्जाम बेस्ड हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना वीडियो को, भले ही 5 मिनट देखो लेकिन बिना स्किप किए देखना। ठीक है, चलो अगर इसकी आप खोज की बात करेंगे तो खोज में किसका नाम आ जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन का। सॉरी, रॉबर्ट हुक का। ठीक है, कब? इन 1665। ठीक है, बता रही हूँ रॉबर्ट ब्राउन के बारे में भी। ये इन्होंने की थी कोशिका की खोज। ठीक है, कोशिका की जो क्षमता होती है, ये क्वेश्चन एक आया था, इसकी जो क्षमता होती है वो होती है आपकी स्वजनन की। ये भी क्वेश्चन आता है कि किसकी स्वजनन की क्षमता होती है? सेल्फ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो किसका हो जाता है? कोशिका का। ठीक है, कोशिका की जो क्षमता हो जाएगी वो हो जाएगी आपका सेल्फ रिप्रोडक्शन। अब इससे बनने वाले और क्वेश्चन देखो, कोशिका में केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला जो क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको भी ध्यान देना। ठीक है, इसके अलावा आपका ये क्वेश्चन है, खोज किसने की और कब की। नेक्स्ट, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? ये आपकी की रॉबर्ट ब्राउन ने। कब? इन 1831। क्लियर, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब जब कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। तो इन्होंने किसके द्वारा की थी? इन्होंने एक स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। ये भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको बता दे रही हूँ। स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किस में देखा था? कॉर्क के टुकड़े में। ठीक है, कॉर्क होता क्या है? एक पदार्थ, एक सब्सटेंस जो कहाँ से मिलता है? वृक्ष की छाल से, पेड़ की छाल से। देखो छोटी छोटी सी चीज सब कुछ बता रही हूँ ताकि आपका एक सेशन में सारा कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इन्होंने फर्स्टली किस में देखा था? स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कॉर्क के टुकड़े में देखा था। इन्होंने जो कोशिका देखी वो बक्सेनुमा संरचना में देखी थी, पर वास्तव में बोला जाता है कि वो मृत कोशिकाएं इन्होंने देखी। जो कोशिकाएं इन्होंने देखी वो डेड सेल्स थी। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके बाद में एक वैज्ञानिक आए, ल्यूवेन हॉक।
ये जो आपका क्वेश्चन आया था इस बार 2024 में, इसमें से बहुत क्वेश्चन आया था, इसी स्लाइड में बता दूंगी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हमारी रिक्वेस्ट है, अच्छे से रीड करना। देखो, इन्होंने सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था। और आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया था कि तालाब में जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता किसने लगाया। तो आपका आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। कब? इन 1674। ये क्वेश्चन आपका बहुत आया है, ठीक है। आई रिपीट वंस अगेन, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, रिवाइज भी करवा रही हूँ, पर सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका था कि किसमें इन्होंने देखा था, तो ये कॉर्क के टुकड़े में देखा था। एक क्वेश्चन ये भी बना था एक बार। चलो, तो इससे रिलेटेड मेरे ख्याल से जो मेन इन्फॉर्मेशन थी कोशिका से वो हो गई है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगे ना, कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर से जरूर कर देना, ठीक है। अब देखो, ज्यादातर जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं और हम लोग को नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई देती हैं। क्लियर यहाँ तक? अब देखो, जब कोशिका की बात आ रही है तो कोशिका से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो और एग्जाम में बनता है वो देखो। कोशिका, दो क्वेश्चन ये बनते हैं, सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी छोटी का कोशिका कौन सी होती है, ये दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। और सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका में आपका आ जाता है PPLO। क्लियर? और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो मानी जाती है आपके ऑस्ट्रिच के अंडे की। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आए थे सच में। देखो, तो सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका हो जाती है हमारी, जिसका कि साइज होता है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडे की हो जाती है और कितनी होती है 170-130 mm, ठीक है। ऑस्ट्रिच या इसको बोलते हैं शुतुरमुर्ग, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, जीवों में कोशिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो क्या होता है, कोशिकाओं की संख्या पर बात करते हैं। देखो, क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे, उससे रिलेटेड हमारा टॉपिक का भी सारा चीज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोशिकाओं की संख्या, अब देखो हमने क्या पढ़ा, एक कोशिकीय और दो कोशिकीय, जिनको बोलते हैं यूनिसेल्युलर और बहुकोशिकीय, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है, एक कोशिकीय जीव क्या है जिसमें सिंगल कोशिका रहती है ना। और इसमें एग्जाम्पल में आपके क्या आ जाते हैं, एग्जाम्पल काफी बार आ चुके हैं, इसके एक एग्जाम्पल दे दिया और पूछ लेता है कि आपका कौन सा एक कोशिकीय जीव है, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, अमीबा। जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं मैं वही करवा रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपका पैरामीशियम आ जाता है, ये भी क्वेश्चन इसी बार आया था, 2024 में पूछ लिया गया था आपका अमीबा और पैरामीशियम के बारे में, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया, ठीक है, ETC। बहुकोशिकीय में अगर आप एग्जाम्पल की बात करेंगे, बहुकोशिकीय मतलब कोशिकाओं की संख्या एक से ज्यादा होती है, अनेक कोशिकाएं मिलकर विभिन्न कार्यों को पूरा करती हैं। डेफिनेशन लिखानी पड़ेगी, ये कोई वैसी क्लास, रेफरेंस क्लास नहीं चल रही ना, रिवीजन क्लास चल रही है। बहुकोशिकीय का मतलब आपको पता होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, फंजाई आ जाएगा। इसके अलावा आपका, या इसको कवक, ठीक है, या पादप आ जाएगा, और आपका जंतु हो जाएगा,
ये हो जाएंगे आपके बहुकोशिकीय में। ठीक है, एग्जाम्पल देके पूछ लेता है आपका एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में अंतर। ठीक है, क्या कौन सा एक कोशिकीय कौन सा बहुकोशिकीय, तो कोशिश की कि आपका हो जाए इसमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कोशिका के प्रकार, इसको मैं अभी फिर पढ़ाऊंगी, मैं आपको नॉर्मल ऐसे ही बता दे रही हूँ। ठीक है, अभी इसको मैं अच्छे से और बताऊंगी, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, क्योंकि हम लोगों ने सेक्शन डिवाइड किए हुए हैं कि किस दिन हम लोग को क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो दो तरह की हो जाती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, इसमें क्या होता है, केंद्रक का अभाव होता है। हल्का सा बता दे रही हूँ, इसको मैं भी कराऊंगी कल के सेशन में। क्लियर, इसमें केंद्रक का अभाव होता है, इसमें केंद्रक मौजूद होता है। ठीक है, और देखो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, अपने डीएनए द्वारा निर्मित जो गुणसूत्र होते हैं वो कोशिका द्रव्य के द्वारा न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, है ना। यूकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक दो झिल्लियों से घिरा होता है। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो एक से ज्यादा होती है। हल्का बता रही हूँ, भी मैं आपको कल ही बता दूंगी। ठीक है, 1+ होती है। क्लियर, इसका जो श्वसन तंत्र होता है, हल्का सा बता रही हूँ, क्योंकि अभी हमने कुछ सेक्शन बना रखे हैं कि आज हमें कोशिका पढ़ानी है, फिर इसका कोशिका सिद्धांत पढ़ाना है, प्रकार और इसके और चीजें जो हमारा विभाजन है, डिवीजन है और सेल साइकिल है, वो हम कल पढ़ाएंगे। इसके साथ ही हम आपको ये पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, इसका जो श्वसन होता है वो क्या होता है, श्वसन तंत्र कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, इनमें क्या होता है, इन कोशिकाओं को कोशिका विभाजन दो तरह से होता है, और कोशिका विभाजन हम कल पढ़ेंगे, इसलिए मैं बोल रही थी कि ये कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो कोशिका विभाजन होता है वो समसूत्री अर्धसूत्री है ना, पता है। चलो तो इसको हम लोग कल बताएंगे अच्छे से, पूरा डिटेल में, इसलिए तो यहाँ पे हमने देख लिया। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है, इसमें क्वेश्चन कहाँ पे बनता है, आपका कोशिका के प्रकार पूछ लेगा, और ये क्वेश्चन बनता है कि केंद्रक का अभाव किस में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको इस बार 2024 में मिला था, और आपको ऑप्शन में दिया था प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, इसके अलावा दो ऑप्शन और थे। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है कि केंद्रक का अभाव हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। क्लियर, आप देखो नेक्स्ट जो कोशिका क्वेश्चन बनते हैं वो है हमारे कोशिका सिद्धांत से। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी हमारा मिस नहीं हो। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, जब भी आप कोशिका सिद्धांत की बात करेंगे सबसे पहले तो ये आएगा कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है ना। तो किसके द्वारा दिया गया भैया, तो ये थे दो जीव वैज्ञानिक थे, कौन कौन, एम स्लाइडेन, जो कहाँ के थे, जर्मन के। ठीक है, और कौन थे, एक इन 1830 ईयर बाद में बता देती हूँ, पहले दोनों के नाम बता देती हूँ। प्लस टी स्वान, ये कहाँ के थे, ब्रिटिश के। ये जर्मन के कौन थे, वनस्पति शास्त्र थे, वनस्पति शास्त्र ज्ञाता थे। और जो टी स्वान थे ये थे आपके ब्रिटिश जंतु जंतु शास्त्र विज्ञानी। ठीक है, जंतु शास्त्र। ठीक है, इससे रिलेटेड थे। इन दोनों ने कब, इन 1838 टू 39 में, ठीक है, कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, अब इनके सिद्धांत में जो कहा वो ये कहा कि सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं के बने होते हैं और वो जीवन की मूलभूत इकाई होते हैं। क्लियर, ये पता होगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम केवल रिवाइज मोड पे चल रहे हैं।
तो इनके अकॉर्डिंग क्या हो गया, इन्होंने कहा कि सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं और वो जीवन की मूलभूत इकाई होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, कोशिका से याद है, कल मैंने क्वेश्चन कहा था कोशिका का अध्ययन जिसमें करते हैं वो क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान। ठीक है। चलो, लेकिन जो इन्होंने सिद्धांत दिया था वो उनकी इसी बात की जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर क्या होता है, फिर आपको एक नए साइंटिस्ट आते हैं, रुडोल्फ विरकोव। इन्होंने 1855 में कोशिका सिद्धांत को इससे आगे बढ़ाया। अब एक एक चीज मैं मेंशन नहीं कराऊंगी, ठीक है। फिर इस सिद्धांत को इन 1855 में रुडोल्फ विरकोव नाम के साइंटिस्ट ने उन्होंने आगे बढ़ाया इस सिद्धांत को। किसको, सिद्धांत को। इन्होंने क्या बताया कि जो कोशिकाएं हैं इनके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग कोशिकाएं जो हैं क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। ठीक है। इन्होंने अपने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और बताया कोशिकाएं विभाजित होती हैं और नई कोशिकाएं किससे बनती हैं, पुरानी कोशिकाओं से। यहीं पे मेंशन कर देती हूँ, नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इन्होंने स्लाइड और स्वान की, जो एम स्लाइडन थे उनकी और स्वान की परिकल्पना को संशोधित किया और बाद में एक फाइनल रिकमेंड, अपना फाइनल एक पेश किया, अपना सिद्धांत जो पेश किया उन्होंने वो ये निकला कि सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। इन्होंने पहला पॉइंट जो रखा मैं मेंशन कर देती हूँ, कुछ चीजें मैं मेंशन कर दूंगी, वैसे आपको क्लियर होंगी। सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं। मैं ऐसा लिखा रही हूँ आपको कि आपको नोट्स प्रिपेयर नहीं करने पड़े। अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, और अगर बना रहे हो तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं बना रहे हो तो टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। चल, सेकेंडली इन्होंने क्या बोला, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जो कि मैंने आपको सेशन की पहले लाइन में बता दिया था। ठीक है। तो इसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा क्या, चलो कर देते हैं, इतना कर रहे हैं तो ये भी कर ही देते हैं। कोशिका संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। टेंशन नहीं लेना, एमसीक्यू भी करेंगे, ठीक है, पर पहले हम लोग सारा रिवाइज कर लेंगे एक बार, ठीक है, क्योंकि विकास सर ने बोला है टॉपिक वाइज रिवीजन चाहिए, तो कोशिश है कि जल्दी जल्दी कराएं, पर थोड़ा तो टाइम लग जाता है क्योंकि हमें भी देखना होता है सारे पेपर में कितना क्वेश्चन आया है, क्या क्या बना है, तो उसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चलिए, प्रत्येक कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है, ये आपका ये वाला लाइन है, ये मैं नहीं लिखाऊंगी। ठीक है। चलो, कोशिका सिद्धांत का पालन कौन नहीं करते, एक ड्रॉबैक आया था जिसमें क्वेश्चन बना था आपका कि कोशिका सिद्धांत का पालन कौन नहीं करता है, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको आया था और पूछा गया था क्वेश्चन में, अब उसके ऑप्शन मुझे याद नहीं है, आंसर याद है। कोशिका सिद्धांत का पालन कौन नहीं करता है, और ऑप्शन में आपको मिला था आंसर विषाणु। ठीक है। ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते। मेरे ख्याल से कोशिका सिद्धांत से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो मैंने बता दी कि सभी जीवों का निर्माण कोशिकाओं से होता है। प्रत्येक कोशिका अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई होती है। छोटी कोशिका बड़ी कोशिका के बारे में बता दिया। ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब कोशिका की संरचना इस पे देखते हैं। देखो सेशन बड़ा हो जा रहा है, थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे ना तो हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। कोशिका
मजा नहीं आता यार, तो बच्चे देखे ना और फिर क्रॉस क्वेश्चन नहीं होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, फिर मोरल डाउन हो जाता है कि यार मेहनत कर रहे हैं और बच्चे देख नहीं रहे या पढ़ नहीं रहे। अभी पढ़ोगे नहीं, फिर पूरा एक टाइम लेके बैठ जाओगे। ये वाली डिजाइन नहीं करना है। चलो क्वेश्चंस कर रहे हैं क्योंकि टॉपिक नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, कोशिका संरचना से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी की खोज से कोशिका की संरचना का पता कब लगाया गया? ये देखो, तो इन 1940, ठीक है, कोशिका की संरचना का पता लगाया गया, जो कि कैसे निकली? जटिल। सूक्ष्मदर्शी से कोशिका का जब अध्ययन किया गया तो वो 3 भागों में विभाजित दिखाएगी, 3 पार्ट्स में। मैं यहाँ लिख देती हूँ 3 पार्ट्स। किससे देखा गया ये भी लिख देती हूँ, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। ठीक है, 3 पार्ट्स में दिखाई। पहला पार्ट आपका था प्लाज्मा झिल्ली, जिसको आप बोलते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा आपका दिखा केंद्रक, जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियस। और थर्ड पार्ट जो है वो आपको दिखा कोशिका द्रव्य, जिसको आप क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, जब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका की संरचना को देखा गया तो ये एक जटिल फॉर्म में दिखी और 3 पार्ट्स में दिखी। तो तीनों पार्ट्स में क्या है हमारा? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। यहाँ तक समझ में आया अच्छे से? चलो, यहाँ से जो एक क्वेश्चन और बनता है वो देखो, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? और जो क्वेश्चन आया था ये पूछा था पादपों में कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो ये पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर पाई जाती है। जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है, हम कोशिश कर रहे हैं कि सब साथ में करते हुए ही चलें। ठीक है, अभी प्लाज्मा झिल्ली वगैरह के बारे में बात करेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और जब कोशिका भित्ति की बात चली तो जरा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहले छोड़ो, पहले ये देख लेते हैं हम लोग प्लाज्मा झिल्ली वगैरह। देखो, प्लाज्मा झिल्ली की जब आप बात करोगे, या इसको कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली दोनों सेम चीज है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, देखो, प्लाज्मा झिल्ली का काम क्या होता है? ये झिल्ली पदार्थों के भीतर आने या बाहर जाने पर नियंत्रण रखती है। ये मैं मेंशन करा देती हूँ आपको, ये जरूरी चीज है। पदार्थों के अंदर आने, या ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन इससे बना था कि पदार्थों के अंदर आने और बाहर जाने पर नियंत्रण कौन रखता है? कोशिका झिल्ली बनी किसकी होती है? मेड ऑफ यानी कि बनी किसकी होती है? तो ये होती है प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। यहाँ तक क्लियर समझ में आया? ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं कि पदार्थों के अंदर आने और बाहर जाने पर नियंत्रण कौन रखता है। आंसर हो जाएगा हमारा प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, दोनों नाम से एक पूछ लेगा। यहाँ पे और लिख लो, आपको ध्यान रहेगा दोनों एक ही चीज के नाम है। बनी किससे होती है? मेड ऑफ, ये बनी होती है हमारी प्रोटीन और लिपिड से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका आया था।
प्रत्येक कोशिका की जो हमारी कोशिका होती है, कोई भी कोशिका होती है, ये मान लो हमारी कोशिका है, ये एक बाहरी परत से घिरी होती है, ठीक है, जो उसको बाहर के वातावरण से अलग रखती है। तो ये हमारी कहलाती है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, कोशिका। मतलब हर कोशिका एक बाहरी झिल्ली से घिरी होती है, जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है, ठीक है। होती कैसी है, लचीली होती है। संरचनात्मक रूप में ये अर्ध पारगम या चयनात्मक पारगम भी, ये भी क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देखो, जो इससे और क्वेश्चन आता है वो ये कि आपसे ना पूछ लेगा कि प्लाज्मा झिल्ली किस तरह की होती है। यह है अर्ध पारगम्य, ये भी क्वेश्चन आता है, या सेमी परमेएबल होती है, इसलिए इसे और नाम से भी जानते हैं, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। झिल्ली तथा चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अर्ध पारगम्य होती है, ठीक है, पदार्थों के आवागमन पर ध्यान देती है, इसलिए इसको अर्ध पारगम्य भी बोलते हैं, और इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। चलो अब देखो, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक इसमें बंद होते हैं। किसमें? कोशिका द्रव्य जो हमारा हो गया, और केंद्रक प्लाज्मा झिल्ली में बंद होते हैं। लिखाना पड़ेगा, लिखा देते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक किसमें होते हैं, नोट्स तो बने ही होंगे ना, पढ़ाई कर ही रहे होंगे ना कहीं से, केवल रिवीजन क्लास चल रही है। अब ये देखो, विषाणु को छोड़कर जंतु पादप प्रोकैरियोटिक व कवक कोशिका में पाई जाती है, ये सबको पता होगा, ठीक है। अब एक एक चीज मैं लिखाने लग जाऊंगी तब तो पूरा रेफरेंस क्लास ही हो जाएगी। चलो एक क्वेश्चन और आया था इससे, वेट अ मिनट, जब का था एंडोसाइटिस से आया था, एंडोसाइटोसिस। आपको आंसर ये लगाना था, और आपको क्वेश्चन में दिया था कि प्रोसेस क्या कहलाता है, वो एंडोसाइटिस था। क्या था? प्लाज्मा झिल्ली के जो लचीलापन का गुण होता है, जिसके कारण एक कोशिकीय जीव वातावरण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, एक प्रक्रिया, ये पूछा था आपसे, एक प्रक्रिया जिसमें एक कोशिकीय जीव वातावरण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, क्या कहलाती है? तो हमारा एंडोसाइटोसिस कहलाती है। यहाँ पे इंग्लिश में भी डाल देते हैं तो कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एक बना था, तो कोशिश कर रहे हैं जितने आए हुए क्वेश्चन हैं एग्जाम के, वो सारे करवाते करवाते ही चले। नेक्स्ट, केंद्रक, सेकंड हमने क्या पता कि केंद्रक की भी रह गई है, ठीक है। कोशिका द्रव्य की बात कर लेते हैं। अभी क्या पढ़ा है हमने? प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। केंद्रक देखो, केंद्रक की बात जब करेंगे, न्यूक्लियस, इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये बनता है, तो खोज इसकी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने।
अगर आपको पीछे से कुछ साउंड आ रहा है तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। कब इन 1831 में कहाँ पाया जाता है? कोशिका के बीच में पाया जाता है, बताया था। कैसा होता है? गोलाकार अंडाकार, ठीक है। कोशिका का मस्तिष्क किसको जाना जाता है? तो केंद्रक को क्या कहलाता है? कोशिका का मस्तिष्क। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम करेगा कि कोशिका का मस्तिष्क क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है? केंद्रक, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ये तो बताया है मैंने ना अभी पिछले में। चलो कोई बात नहीं, डबल बार हो गया, ठीक है। यहाँ तक कंफर्म। केंद्रक में और क्या पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपका बना था। तो केंद्रक में आपका मिलेगा केंद्रिका व क्रोमोटीन पाया जाता है। बहुत क्वेश्चंस निकाले, अलग अलग पेपर से उठा उठा के क्वेश्चन निकाले कि क्या क्या आया था, ठीक है। तो जो क्रोमोटीन पाया जाता है हमारा, ये कोशिका विभाजन के समय ये क्रोमोटीन ही क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आया? इसको मैं यहाँ मेंशन कर दूं, बताओ। कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमोटीन चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, किसमें? क्रोमोसोम में, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन है एग्जाम का, ठीक है। भैया बहुत सर्वे कर करके क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के बनाए, सारे ढूंढ ढूंढ के लाए हैं जो बन सकते हैं। ये भी आपके क्वेश्चन काफी आते हैं, एग्जाम दे ही रहे हो ना, तो पता होगा ना कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। हमसे ज्यादा आपको पता होता है कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। चलो अब देखो, खोज हो गई। केंद्रक के अंदर एक हमारा एक द्रव्य भरा रहता है, ठीक है, जो क्या कहलाता है? हमारा केंद्रक द्रव्य। लिखाना पड़ेगा, इसको मैं बता देती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं इसको बता देती हूँ केंद्रक के भाग में, ठीक है, फिर मैं आपको बता दूंगी वहां पे। चलो अब इसको बता रही हूँ तो साथ में कराते चलते हैं, क्योंकि वापस से नहीं करा पाएंगे। देखो यहाँ क्वेश्चन, केंद्रक के भाग, ध्यान से पढ़ना। पहला हमारा मान लो केंद्रक झिल्ली हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है। केंद्रक जो है हमारा किससे अलग होता है? कोशिका द्रव्य से केंद्रक झिल्ली के द्वारा अलग रहता है। होता क्या है? केंद्रक के चारों ओर एक दोहरी केंद्रक झिल्ली होती है, जो बनी किससे होती है? ये बनी होती है, बाकी क्वेश्चन नहीं आता, मेड ऑफ पूछते हैं किससे बनी होती है, तो ये बनी रहती है हमारी प्रोटीन और वसा से। प्रोटीन, नोट्स प्रिपेयर होंगे, इसलिए मैं आपको एक एक लाइन नहीं लिखा रही हूँ, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं मैं आपको वो मेंशन कर दूंगी, ठीक है। यहाँ तक कंफर्म हो गया? चलो, केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जो क्या कहलाते हैं? ये भी क्वेश्चन बना आपका। इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जो केंद्रक छिद्र कहलाते हैं, या न्यूक्लियोपोर्स। अब याद आया? इंग्लिश में कभी कभी ज्यादा समझ में आ जाता है ना, ठीक है। और ये आपका एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। केंद्रक झिल्ली किस में नहीं पाई जाती है? मैंने बताया होगा। जिसमें नहीं पाई जाती वो क्या है? प्रोकैरियोट। और जिन जीवों में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? यूकैरियोट, ठीक है। जीवाणु तथा नीली हरी शैवाल जो होती है, इन दोनों को छोड़ दो अगर, तो बाकी हमारा सारे यूकैरियोट हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा एक पॉइंट था जो डिस्कशन करना था। सेकेंड आपका हो जाएगा केंद्रक द्रव्य।
वो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। देखो केंद्रक द्रव्य क्या था, केंद्रक के अंदर एक गाढ़ा द्रव्य होता है जो केंद्रक द्रव्य कहलाता है। बताना पड़ेगा, केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला गाढ़ा द्रव्य, ठीक है, जो केंद्रक द्रव्य कहलाता है या न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें केंद्रिका मिलेगी और गुणसूत्र पाए जाएंगे। बना किसका रहेगा, प्रोटीन, फास्फोरस और न्यूक्लिक अम्ल का। ये बता देते हैं, ये जरूरी सी चीज है। केंद्रिका व गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा किसमें पाए जाते हैं, तो आप बता लोगे किसमें, केंद्रक द्रव्य में, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा मेड ऑफ किसका बना होता है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोटीन, फास्फोरस और न्यूक्लिक अम्ल का। क्लियर? कर लोगे? इससे इतना ही क्वेश्चन आपका बनेगा, इससे ज्यादा आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। चलो अगर केंद्रक पूछ लेगा किससे बना होता है, तो ये तो बताने ही भूल गए मेन चीज, तो ये हो जाएगा डीएनए प्लस प्रोटीन। ध्यान से पढ़ना, केंद्रक किससे बना होता है, केंद्रक झिल्ली किससे बनी होती है, केंद्रक द्रव्य किससे बना होता है, ध्यान से पढ़ना, मिक्स मत कर देना। मिक्स करोगे ना तो सब बदल जाएगा, एकदम गलत करके आ जाओगे। चलो नेक्स्ट, केंद्रक द्रव्य हो गया। अब हम बात करते हैं केंद्रिका की। जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। केंद्रिका का क्या मतलब रहता है हमारा, केंद्रिका केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली एक छोटी संरचना होती है, गोल होती है, जो केंद्रिका कहलाती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, केंद्रक के अंदर। कभी कभी आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा पता है, कि केंद्रक के अंदर क्या क्या पाया जाता है, और आपको आंसर दे देगा, केंद्रक झिल्ली भी दे देगा, केंद्रक द्रव्य भी दे देगा, केंद्रिका भी दे देगा, और एक ऑप्शन आपका डिफर कर देगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से पढ़ो, वीडियो स्किप करने का दिमाग में मत सोचा करो। बहुत तेज हाथ चलता है एकदम ना, कि स्किप कर दो, क्या ही देखना है। चलो करोगे तो भी अपने लिए, नहीं करोगे तो भी अपने लिए। चलो देखो, केंद्रिका की बात हो रही है, कहाँ पाई जाती है, केंद्रक के अंदर। इसको नाम किसने, न्यूक्लियस नाम किसने दिया था, बोमैन ने। कब, इन 1840। इसका जो नाम है ये यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ मैं, किसने दिया था। देखो हर एक चीज मैं लिखाती ही नहीं हूँ, इसलिए ध्यान दिया करो बोलने पे। बोमैन ने कब ये नाम, ठीक है, बोमैन ने दिया कब, इन 1840, ठीक है। ये झिल्ली द्वारा घिरी नहीं रहती है, पहली बात तो ये। अब देखो करती क्या है, ये आरएनए का संश्लेषण करती है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, केंद्रिका क्या करती है, आरएनए का संश्लेषण, और ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, केंद्रिका का कार्य करके। केंद्रिका का कार्य क्या है, तो आपका क्या है, आरएनए का संश्लेषण करती है। यहाँ तक कंफर्म। चलो नेक्स्ट गुणसूत्र पे चलते हैं। कितने पार्ट हमने यहाँ कर लिए, 3। चौथा गुणसूत्र, या आप इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स।
कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। ये सब केंद्रक में ही पाए जाने वाली चीजें बता रही हूँ, भाग, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना कर लेना। मैं ऐसे PDF दे दूंगी, लेकिन मेरा बोला हुआ वहां पे आपको ऑडियो नहीं आएगा ना, इसलिए वीडियो को जरूर देखना। चलो, गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं क्योंकि इसका एक पार्ट है। इनको किसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया है? रिस्पॉन्सिबल माना गया इनको वंशागति के लिए उत्तरदायी है ये। और आपसे यही क्वेश्चन बनता है कि वंशानुक्रम या वंशागति के लिए, वंशानुक्रम भी बोल देते हैं कभी कभी, इसके लिए आपका कौन उत्तरदायी है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें करवा रही हूँ। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन और आता है, गुणसूत्र बने किसके होते हैं? DNA व हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन मुझे और मिला है, जो क्वेश्चन एक और पेपर में मुझे देखने को मिला है, वो DNA के क्रियात्मक खंड क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन मिला है। DNA का कोई वर्ड कराते ना तो उसमें रिलेटेड क्वेश्चन याद आ जाते हैं। क्रियात्मक खंड क्या कहलाता है? और आपका जो आंसर था वो था जीन कहलाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही मिला है एग्जाम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं क्वेश्चन तो ये हम लोग रिवीजन क्लास के ही करा रहे हैं, बाकी तो बहुत सारे हो जा रहे हैं, कोई बात नहीं है। अब देखो, कोशिका में जो कोशिकांग है उनकी बात करोगे तो हमारा अंतः प्रत्यवी जालिका होती वो आ जाएगी, आपका गोल्जी उपकरण आ जाएगा, है ना, इस तरह से। तो आज ही करानी है, अगर आज कराएंगे ना तो वीडियो आपकी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ये अब मैं करा तो आज के आज ही सकती हूँ, पर आपका वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। कराना है क्या? चलो करा ही देते हैं। वेट अ मिनट। चलो कुछ रह गया क्या हम लोग का? ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब कोशिका भित्ति, और देखो हमने सारे पार्ट्स पढ़ लिए केंद्र के। अब देखो क्वेश्चन अलग, कोशिका भित्ति क्या होती है? भाई रिवीजन क्लास भी काफी बड़ी हो जाती है, मुझे लगा नहीं था इतनी लॉन्ग क्लास हो जाएगी। देखो कोशिका भित्ति जिसको कि सेल वॉल कहते हैं, क्या है? तो प्लाज्मा झिल्ली के बाहर उपस्थित होती है, पहला पॉइंट तो ये। अब मैं नोट्स नहीं ऐसे लिखा नहीं रही होती तो बहुत जल्दी सेशन हो जाता, लिखाने में टाइम हो जाता है। अब इससे जो क्वेश्चन आपका आया है एग्जाम में वो ये आया है कि पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता कौन प्रदान करता है? ये क्वेश्चन आपका आया है एग्जाम में, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति या सेल वॉल। क्लियर? ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, काम क्या है इसका? कोशिका की रक्षा करती है, ठीक है, ये कोशिका की रक्षा करती है। कितना भी सोचो लिखाना नहीं है, पर कुछ ना कुछ फिर लिखाना ही हो जाता है और सेशन बड़ा हो जाता है, ठीक है। किसमें पाई जाती है? तो आपके एग्जाम्पल
ये है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि किस में पाई जाती है। तो ये आपको मिल जाएगी पादप, कवक, जीवाणु, शैवाल में पाई जाती है। और किसमें नहीं पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। नहीं पाई जाती है किसमें, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, तो दोनों ही बता दे रही हूँ। जंतु ऑप्शन मिला था आपको एक में, और एक में आपको ऑप्शन मिला था प्रोटोजोआ, इसमें अनुपस्थित होती है। ठीक है, मेरे ख्याल से कोशिका भित्ति हो गया। एक और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, जो जीवों के आधार पर कोशिका भित्ति का विभाजन हुआ है, ये देखो। कोशिका भित्ति कितने प्रकार की है वो देखो। अगर हम लोग बात करेंगे जीवाणु की, जीवाणु कोशिका की, जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है ना, वो किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन्स। जीवाणु में क्या कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की बनी होती है। ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। जीवाणु दे देगा। नेक्स्ट, कवक कोशिका, कवक में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, ग्लूकोसेमिन बहुलक या काइटिन। याद आया ये क्वेश्चन, अब 2024 में ही आया ना, मैंने कराया इसलिए मुझे याद है। कवक की पूछी थी, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, या काइटिन की बनी होती है। शैवाल की, शैवाल की कोशिका भित्ति ग्लाइकोप्रोटीन। कितना लिखाने को है भैया, खत्म ही नहीं हो रहा। ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। आगे समझ जाना, ठीक है, बहुत लंबा सेशन हो रहा है, एक एक वर्ड लिखाऊंगी तो। पादप में सेल्यूलोज की बनी होती है। आप समझ में आया क्वेश्चन कहाँ से आता है। और इसी के साथ ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, कि जीवों के आधार पर कोशिका भित्ति का विभाजन हुआ है। जीवाणु में किस टाइप में पाई जाती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन्स के रूप में पाई जाती है, उसकी बनी होती है। कवक में ग्लूकोसेमिन बहुलक या काइटिन की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति जो है ग्लाइकोप्रोटीन व पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। और पादप में सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, सेशन हमारा 1 घंटे के ऊपर जा रहा है, पर कोई बात नहीं, एक वीडियो में मैक्सिमम चीजें कर लेंगे। ठीक है, इसके कार्य बताने पड़ेंगे क्या, कार्य में ऐसे बोल के बता देती हूँ। ज्यादा कोशिका दबाव होता है, कोशिकीय दबाव ज्यादा होता है, तो कोशिका भित्ति कोशिका को फटने से बचाती है ना। इसके अलावा ये कोशिका को सूखने से बचाती है, भारी परिवर्तनों से इसको बचाए रखती है। ठीक है, ये है कार्य जो मैं लिखाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि आप लोग ने कुछ पढ़ा नहीं है, पढ़ तो रखा है ना, केवल रिवीजन क्लास चल रही है। एमसीक्यू करा देंगे रिवीजन क्लास के बाद, इसलिए टेंशन मत लेना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन जो करेंगे वो है हमारा कोशिकांग। वेट अ मिनट, इससे क्वेश्चन कुछ बनते हैं, जो बनते हैं वो बता देती हूँ। ठीक है,
चलो देखो, हर कोशिका में कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं ना, जो क्या कहलाते हैं, हमारे कोशिकांग कहलाते हैं। लिखाना तो नहीं पड़ेगा ना डेफिनेशन। कोशिकांग जो होते हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे कि कोशिका के अंदर नए पदार्थ बनाना है, अपशिष्ट पदार्थों का निकालना है ना, इस तरह से। चलो यार, मैं ही आदत से मजबूर लिखा ही देती हूँ, लगता है कुछ छूट गया ना। कोशिका के विशिष्ट भाग कोशिकांग कहलाते हैं, ठीक है। विशिष्ट कार्य करते हैं, और विशिष्ट कार्यों में आता क्या क्या है आपका, कोशिका में नए पदार्थ बनाना, अपशिष्ट या बेकार पदार्थों को निकालना। ठीक है। चलो, कोशिकाओं के टाइप में आपका जैसे एग्जांपल में क्या जाए, क्या क्या होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका हो जाएगी आपकी, अंतः जालिका। इसके अलावा आपका गोल्जी उपकरण आ जाएगा, गोल्जी उपकरण से क्वेश्चन बनता है ना। और लाइसोसोम, लाइसोसोम के अलावा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, रिक्तिका, ये सब एक विशिष्ट कार्य करते हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करना है, कर देंगे तो सेशन बड़ा हो जाएगा, पर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना तो आपको ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ, इतना इंपॉर्टेंट तो यार नहीं कोई बता पाएगा। बहुत ही खास चीजें बता रही हूँ। फर्स्टली डिस्कशन करेंगे अंतःप्रद्रवी जालिका का सॉरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकल। ठीक है, इसकी खोज किसने की, सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, खोज की एल्बर्ट, वेट अ मिनट, कीथ पॉटर। इनकी खोज किसने की, एल्बर्ट क्लाउड व कीथ पार्टर ने। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये झिल्ली युक्त नलिकाओं में बहुत बड़ा तंत्र पाया जाता है, जिसको अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। ठीक है, इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, प्लाज्मा झिल्ली की जैसी। अब एक एक चीज लिखानी तो नहीं है ना, अब लिखाने नहीं वाली सच में, बहुत सेशन बड़ा हो जा रहा है, और आपके नोट्स तो प्रिपेयर होंगे ना पहले से। चलो, तो आपको पता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं। इसकी संरचना लिखा देते, संरचना क्वेश्चन आया, इसकी संरचना कैसी होती है, तो ये होती है प्लाज्मा झिल्ली जैसी। और आपका ये क्वेश्चन आया है कि आपसे संरचना पूछ लिया है। ठीक है, बनी किसकी होती है, वसा व प्रोटीन की। होती कितने तरह की है, दो तरह की। इसका जो क्लासिफिकेशन किया है वो दो तरह की। पहली खुरदरी होती है हमारी, खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी चिकनी।
पूरा नहीं लिख रही हूँ, शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। खुरदरी या जिसको बोलते हैं रफ, चिकनी या जिसको बोलते हैं स्मूथ, ठीक है, डबल ओ लगना था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब इसके बारे में बताना पड़ेगा क्या, ठीक है। देखो एक छोटा सा क्लासिफिकेशन टाइप टेबल कर लेते हैं, जिसमें कि रफ और स्मूथ के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। जब सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये कैसी दिखाई देती है, खुरदरी, और ये कैसी दिखाई देती है, चिकनी। पहला तो रीजन यही हो गया। दूसरा, इसमें इनके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं, इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण जैसे कि हार्मोन्स व अन्य पदार्थों के श्रावण में सहायता करती है, ठीक है, ये बताना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, वसा जो होता है हमारा प्रोटीन को बनाने के लिए कोशिकाओं के भीतर परिवहन करती है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतने काफी है, इसके बाद आता नहीं है मेरे ख्याल से। बस इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो आपका राइबोसोम किस में होता है किस में नहीं होता है, इतना ही काफी है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि अगर बताने बैठ जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हमें थोड़ा सा जल्दी करना है। कोशिकांग हमारा अंतःप्रदवीय जालिका हो गई। नेक्स्ट हमारा गोल्जी उपकरण, या जिसको क्या बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। भाई रिवीजन क्लास भी अपने में काफी टाइम लेती है। इसकी खोज सबसे पहले आएगी, खोज किसने की थी, तो खोज की थी सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने। कब, इन 1898। किससे, उल्लू व बिल्ली की तंत्रिका कोशिका में की थी, ठीक है। देखो मैं लिखा देती हूँ, खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने, कब, 1898 में। कहाँ, की तंत्रिका कोशिका में, ठीक है। ये होती कैसी है, इनको क्या बोलते हैं, इनको चपटी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखाऊंगी नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, इसके कार्य क्या रहते हैं, कार्य बता देते हैं। इसके जो कार्य होते हैं, ये अंतःप्रदवीय जालिका में जो पदार्थ बनते हैं, हमारा प्रोटीन हो गया, वसा, उसको कलेक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा ये कोशिका विभाजन के समय कोशिका भित्ति बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, गोल्जी उपकरण से जो अभी तक क्वेश्चन आया है सबसे ज्यादा वो है इसकी खोज, ठीक है। नेक्स्ट लाइसोसोम के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जिसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले हमारी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, खोज किसने की, तो डी ट्यूब ने की, डी ट्यूब, ठीक है। कब, इन 1955, ठीक है। लाइसोसोम के बारे में जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, जो एग्जाम में हद से ज्यादा आया है, आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं, सुसाइडल बैग, या आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं भैया, लाइसोसोम को, ठीक है। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, और बहुत बार आता है, हर एग्जाम में ज्यादातर आता है, ठीक है। चलो
नेक्स्ट चले, इसके कार्य डिस्कशन करने हैं, कार्य पता होंगे, पाचक रग, डाइजेस्टिव जूस वगैरह स्रावित करता है ना। नेक्स्ट चलते हैं, और हमारा गोल्जी हो गया, लाइसोसोम, फिर हमारा क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ भी पढ़ो, सबसे पहले जानो उसकी खोज किसने की थी, रिचर्ड ऑल्टमैन। कब, इन 1880। माइटोकॉन्ड्रिया, या इसको एक और नाम से जानते हैं, जिसे रिचर्ड बायो ऑल्टमैन ने कहा, नाम दिया बायोप्लास्ट, ये नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर पहले इन्होंने इसी नाम से जाना था, फिर इन 1897 में एक वैज्ञानिक आए हमारे सी बेंडा, इन्होंने कि इसका नाम क्या रख दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो हो गया नाम के बारे में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इससे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देखो, वेरी इंपॉर्टेंट अक्सर बनते हैं। कोशिका का ऊर्जा ग्रह है, यही क्वेश्चन बनता है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसमें कौन से अणु संश्लेषित होते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, एटीपी मॉलिक्यूल। आपसे क्वेश्चन आता है ना, ऊर्जा किस फॉर्म में रहती है, तो एटीपी के फॉर्म में यहाँ पे मिलेगी आपको। चलो, माइटोकॉन्ड्रिया में एक खास बात और होती है, इसमें डीएनए और राइबोसोम होते हैं, ये अपनी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये किस ऊर्जा का निर्माण करते हैं, तो ये है एटीपी, जिसका कि आपका फुल फॉर्म पूछ लेता है, एंडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। का निर्माण किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसमें नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, ऊर्जा एटीपी के रूप में प्रदान करता है। ठीक है, एटीपी के रूप में, ये क्वेश्चन बहुत आता है। नेक्स्ट क्या हो बचा है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लवक और रिक्तिका की बात और कर लेते हैं, फिर हम अपना सेशन ना खत्म करेंगे, क्योंकि सेशन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आप इतना ही नहीं देखेंगे। प्लास्टिड्स, ये जो शब्द है लवक, किसने दिया, ई हेकेल ने। कब, इन 1866 में दिया। ठीक है, पादप और शैवाल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग है, और आपसे यही क्वेश्चन बनता है कि पादप व शैवाल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है, क्या हो जाएगा आपका, लवक। ठीक है, चलो, और इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो ये किसमें उपस्थित होते हैं, ये केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं और दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। ठीक है, इनके अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको स्ट्रोमा कहते हैं, और इससे क्वेश्चन आता है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ स्ट्रोमा, ये आपका क्वेश्चन में आया है। किसे कहते हैं, लवक, इनके अंदर एक पदार्थ के अंदर का एक तरल पदार्थ जिसको स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, चलो, 3 तरह के होते हैं,
प्रकार 3 टाइप। पहला रंगहीन लवक, जिसको बोलते हैं हम लोग ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा रंगीन, ये जो मैंने आपको डिटेल प्रोवाइड की, ये सारा कुछ आपको NCERT से भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बहुत ही श्योर रहे, मैंने आपको जो बताया है ना, वो आपको मैंने NCERT बेस्ड भी बताया है, तो आप टेंशन ना लें। जितना भी मैंने आपको कराया सब एग्जाम बेस्ड है। इसके बाद आपको NCERT भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। हरित लवक, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरे पादप जिसमें भाग लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में। और शैवाल के हरित लवक को क्या कहते हैं, ये 2 क्वेश्चन और मिले हैं मुझे, जो मैं आपको यहाँ मेंशन कर देती हूँ। हरित लवक से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं वो। पहला क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति में हरे पादप प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं? कुछ भी बताओ, उसके बारे में क्वेश्चन निकल आता है। किसकी उपस्थिति में हरे पादप ये आपका क्वेश्चन बना था, और इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। ये सबको पता होगा, छोटे पर से पढ़ रहे हैं, है ना। चलो, और शैवाल के हरित लवक को क्या कहते हैं, एक आपसे ये क्वेश्चन बना था। तो क्रोमेटोफोर, ठीक है। लवक हो गया। अब आपका ओके, अभी और भी है। लवक के बाद हमारा आ जाता है राइबोसोम। नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। इनको सबसे पहले देखा था जॉर्ज पैलेट ने, कब? इन 1955। मेड ऑफ, बने किससे होते हैं, प्रोटीन व RNA। क्लियर। चलो, ये सबसे छोटे कोशिकांग हैं, इनके बारे में जो क्वेश्चन बनता है वो सबसे छोटे कोशिकांग कौन से हैं? आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो, इनका कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य। RNA में प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है एग्जाम वाला वो ये है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है?
आपका आंसर क्या है। ठीक है, चलो होते होते बहुत सारा क्वेश्चन हो जा रहा है और हमारा क्या बच रहा है, तारका। सेंट्रोसोम्स जब पढ़ रहे हैं तो ये भी टॉपिक खत्म ही कर देते हैं। इसकी खोज किसने की थी, टी बोवरी ने, कब, इन 1888। लिखा दूं खोज। इसकी जो संरचना होती है वो होती है बेलाकार, बेलनाकार, सिलेंड्रिकल शेप। किसमें पाई जाती है, केवल जंतु कोशिका में। ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या है, केवल। ठीक है, हेल्प किस में करता है, कोशिका विभाजन में। अब कराने को सेशन तो और लंबा करा तो 2 घंटे की वीडियो जाएगी आपकी केवल इसी टॉपिक की, पर आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे आपके ऊपर डिपेंड है। देखो आप पढ़ेंगे तो हम सेशन और बड़ा भी कर देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्स हमें भी तो मिलना चाहिए ना। मेरे ख्याल से हो गया है, और कुछ बचा है, वैक्यूल्स। ठीक है, देख लो ये भी एक वीडियो में जितना हो जाए, जितना आपका पढ़ने में मन लगे। राजधानियाँ, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं भैया। एक तरह के कोशिकांग होते हैं, ठीक है, किसमें पाए जाते हैं, जंतु कवक, प्रोटिस्टा, जीवाणु व पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, दिखाना पड़ेगा। छिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, पॉइंट्स वाइज करा देती हूँ। पाए जाते हैं किसमें, जंतु कवक, प्रोटिस्टा, जीवाणु व पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, रसधानियों में क्या भरा होता है, इनमें कोशिका रस भरा होता है। जो क्या करता है, कोशिका को कठोरता प्रदान करता है। और आपसे ये क्वेश्चन बनता है, कोशिका को कठोरता कौन प्रदान करता है। ठीक है, तब कर लोगे। ये है आपका एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, चलो इतना बहुत हो गया मेरे ख्याल से। अब हमारा बचा है कोशिका के प्रकार। कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन। अब ये भैया कल कराएंगे, आज के लिए सेशन बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, ये कल कराएंगे, आज के लिए सेशन बहुत हो गया। अब आप देखते हैं आपका सेशन का रिस्पॉन्स कैसा आता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने सेशन को कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने बहुत ही जितनी भी चीज़ें बताई हैं, ऑल डिफिनीशंस, ऑल आर्टिकल्स ऑन एग्जाम बेस्ड, सिर्फ वही चीज़ें ली हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ चुकी हैं, आएंगी, जो बहुत ही ज़रूरी है, रिपीटेशन हुआ है जिनका, पूरी कोशिश की है। और बहुत टाइम लगा सीरियसली, क्योंकि आपको बहुत सारे पेपर से उठा के देखना पड़ता है कि कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं, किस एग्ज़ाम में आए हैं। अब अगर एग्ज़ाम भी बताने लग जाते हैं ना
तो बहुत टाइम लग जाता। फिलहाल के लिए हमने इतना कर लिया, इतना काफ़ी है। कल हम लोग कर लेंगे कि हमारी कोशिका कितने विभाजन कितना होता है, कोशिका के प्रकार, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक हम लोगों ने आज थोड़ा सा पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा है ना। कोशिका चक्र ये करने के बाद में हमारा कोशिका का ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। हमारा एक बार टॉपिक कंप्लीट हो गया, फिर हम लोग कोशिश ये करेंगे कि लाइव सेशन में एमसीक्यू करा दें, अगर आप अटेंडेंस देंगे तो, ठीक है। क्योंकि मज़ा नहीं आता, ऐसे कम बच्चे देखते हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे। अब भैया जिसको समझ में आएगा वो देखो, नहीं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारनी तो मत देखो। स्किप मत करना, भले ही 5 मिनट देखो, पर वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे कल के सेशन में, और कल हम लोग कोशिका का चैप्टर खत्म करके एमसीक्यू कल ही कर लेंगे या परसों कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। चलो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।